अब यूनगिल को पता चल गया था कि ये चैन का अभी तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इसलिए वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर हमें वो टाइम दिखाया जाता है जिस टाइम में हीचेन का एक्सीडेंट हुआ था, पर तब यूनगिल ने टाइम ट्रेवल नहीं किया था और आज कोरिया का 40वां मेमोरियल डे था। हीचेन ने खुद का लिखा गाना रिकॉर्ड किया था क्योंकि वो नेशनल टीम बैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था, पर अब उनका बैंड ही नहीं था क्योंकि फेस्टिवल से पहले रिहर्सल वाले दिन इनकी और उन गुंडों की लड़ाई हो गई थी। इस टाइम पीरियड में डोंगजिन इनके बैंड में ही था और इस टाइम यीचेन की जगह कांग को चोट लगी क्योंकि उसके ऊपर वो फोकस लाइट गिर गई थी, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जिससे इनका बैंड डिस्बैंड हो गया। सारे मेंबर्स इधर उधर हो गए, तो अब ये सिर्फ यीचेन और माजू बचे थे। ऐसे में बैंड कैसे बनाएंगे और कंपटीशन में कैसे जाएंगे? माजू ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं कुछ नहीं करने वाला, जो करना है अकेले करना। तो यीचेन अपने गाने की कैसेट लेकर मिस्टर चोई के पास जाता है कि शायद वो उसकी हेल्प करें। कांग ने डोंगजिन के साथ मीटिंग के टाइम पर यीचेन को इनसे मिलाया था, पर वो मिलने से मना कर देते हैं कि आज मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मुझे किसी से मिलना है, हम फिर अभी बात करेंगे। यीचेन को अभी बात करना जरूरी था, इसलिए वो अभी बात करने के लिए जोर देने लगता है। तब वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं, इससे यीचेन चला जाता है। तब रास्ते में जाते हुए ही एक बच्चे को बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसने उसकी हियरिंग एबिलिटी छीन ली। फिर हमें 2023 का वो सीन दिखाया जाता है जब हॉस्पिटल में ओयुन और यूनो फ्रेंड बने थे। तब यूनो ने उसे एक स्टोरी दिखाई थी जो कि वो खुद लिख रहा था और असल में वो यीचेन की स्टोरी थी। तब उसने ओयुन को भी ये बताया था कि ये मेरे डैड की स्टोरी है और जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं अपने भाई यूनगिल को भी दिखाऊंगा। अब प्रेजेंट में यानी कि 1995 में ओयुन यूनगिल को बताती है कि यूनो ने यीचेन के एक्सीडेंट की डेट मुझे बताई थी और अभी तक वो दिन आया ही नहीं है। अब वो उसे बताए इससे पहले यीचेन वहाँ पहुंच जाता है और उनके पास आने लगता है कि ओयुन यूनगिल का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। यूनगिल उससे पूछता है कि फिर बताओ वो एक्सीडेंट कब होगा, तो वो बताती है कि मेमोरियल डे के दिन, जो कि कल आने वाला है। वहाँ यीचेन की दादी यूना को लेकर शॉपिंग के लिए गई थी, उसके लिए बहुत सारी चीजें खरीद कर लाई थी। वो यूना का ध्यान रखने में कोई कमी नहीं करना चाहती थी, पर यूना उनकी बात नहीं समझ पा रही थी, इसलिए यीचेन ने उनकी बात करने के लिए एक लकड़ी का घूमता हुआ चौबोर्ड बनवाया था जिस पर दादी और यूना मजे से बात कर पा रहे थे। फिर यीचेन और यूना साथ में खूब मस्ती करते हैं। वहाँ ओयुन यूनगिल को अपने घर ले गई थी। यूनगिल को समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड ने उसे ये बात क्यों नहीं बताई, उसके भाई को क्यों बताई। तब ओयुन उसे बताती है कि ये उसे यीचेन से नहीं पता बल्कि किसी और से पता चला था। फिर हमें 2022 का सीन दिखाया जाता है जब हॉस्पिटल के बाहर माजू ने यीचेन को पहचान लिया था। उसने इतने सालों से उसे देखा नहीं था, तो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यीचेन ने उसे इग्नोर किया और वहां से निकल गया। तब यूनो उसे देखकर उससे बात करता है, बताता है कि मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन आप कौन हो? तब यूनो को माजू से यीचेन और उसके एक्सीडेंट के बारे में पता चला था, पर ओयुन को ये नहीं पता था कि यूनो को ये सब बातें माजू से पता चली। उसे बस इतना पता था कि यीचेन का वो कोई दोस्त था जो उस दिन यीचेन के साथ नहीं जा पाया था, और तब यीचेन की हालत के लिए उसने खुद को ब्लेम किया। पर यूनगिल समझ आता है कि वो जरूर माजू होगा क्योंकि डैड सबसे ज्यादा उस पर भरोसा करते हैं और वो हर बात उससे डिस्कस करते हैं, तो जरूर वही होगा। लेकिन इतने सालों तक उन्होंने डैड से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तब ओयुन बताती है कि यीचेन ने ही सब दोस्तों से दूरी बना ली थी। यूनो ने उनसे इस बारे में जब एक बार बात की तो उन्होंने बताया कि जब कभी वो उनसे मिलते थे तो बहुत सैड लगते थे, उनके सैड फेस देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता था, इसलिए उन्होंने उनसे मिलना ही छोड़ दिया। यूनगिल ये भी समझ जाता है कि उस दिन यीचेन जरूर मिस्टर चोई से मिलने जा रहा होगा क्योंकि वही इकलौते थे जो उनके बैंड को जानते थे। डोंगजिन से उन्होंने ही मिलवाया था और वही उसकी हेल्प कर सकते थे। तो अब फिर से वही टाइम रिपीट होता है। इधर यीचेन अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, उधर यूनगिल एक्सीडेंट रोकने की प्लानिंग कर रहा था कि हम किस तरह एक्सीडेंट होने से रोक सकते हैं। अगर यीचेन मिस्टर चोई से मिलने वाला होगा तो हमें वहाँ पर पहले से तैयारी करनी होगी। तब ओयुन से कहती है कि कल तुम यीचेन के साथ रहना और मैं रास्ते भर में नजर रखूंगी कि अगर बाई चांस यीचेन तुम्हारी नजरों से दूर हो जाता है तो कम से कम मैं उस तक पहुंच पाऊँ। पर यूनगिल को उसकी चिंता हो रही थी कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो कहती है कि मैं खुद को संभाल लूंगी और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 चांद दिखने से पहले ही हमें सब कुछ ठीक करना होगा, और वैसे भी मैं तुम्हारी हेल्पर हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। फिर रात यहीं काटने के बाद अगले दिन यूनगिल जाने लगता है, पर जाने से पहले वो ओयुन को हक कर लेता है कि तुम सच में मेरी हेल्पर हो। फिर उसे थैंक्स करता है, कहता है कि हम दोनों साथ में 2023 में वापस जाएंगे और तब मैं तुम्हारी इस हेल्प का 1000 गुना ज़्यादा पे करूंगा, ठीक है? फिर जब वो घर पहुंचता है तो कुछ पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ किडनैपिंग का चार्ज लगा है, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन चलने को बोलते हैं। वो सोचने लगता है कि जरूर जिमी ने शिकायत की होगी, तो वो उनके साथ चलने लगता है। लेकिन रास्ते में जब वो लोग पुलिस स्टेशन जाने के बजाय किसी और रास्ते जाने लगते हैं तो वो समझ जाता है कि ये लोग पुलिस नहीं है, इन्हें जिमी ने भेजा था, वो तो यूनगिल को गायब करवाने के चक्कर में थी। तब जिमी का लॉयर यूनगिल से एक पेपर साइन करने को बोलता है। उस पर यह लिखा था कि मैंने पैसों के लिए यूना को किडनैप किया और पैसों के लिए ही मैं ट्यूटर बना, और अगर वो इस पर साइन कर देता है तो उसे जाने देंगे और यहाँ से कहीं दूर भेज देंगे, नहीं तो उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गायब हो गया। न चाहकर भी यूनगिल उस पर साइन कर देता है, पर वो लोग उसे छोड़ते नहीं बल्कि उसे कहीं ठिकाने लगाने के लिए जाने लगते हैं। इस बीच चेयरमैन यून अचानक से घर वापस आते हैं। वो अपनी मेड पर किसी चीज को लेकर चिल्ला रहे थे, तो जिमी उन्हें यहाँ देखकर काफी सरप्राइज होती है और तब ये देखकर वो और भी ज्यादा चौंक जाती है कि उन्होंने उस रूम की चाबी मंगवाई है जहाँ पर उसने यूना को कैद करके रखा हुआ था। चाबी लेकर चेयरमैन उस रूम में जाने लगते हैं तो जिमी उन्हें रोकती है, कहती है कि आप यहाँ कहाँ जा रहे हो,
ये तो एक स्टोर है। तो वो उसे ही चाबी देते हैं, कहते हैं कि तुम खुद से खोलो। ऐसे में वो भी क्या करे, वो दरवाज़ा खोल देती है। फिर जब चेयरमैन अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं था और दीवारें भी एकदम साफ थी। उस पर नया वॉलपेपर लगाया हुआ था। वहाँ पर यूना के कपड़े रखे हुए थे। तो जिमी कहने लगती है कि मैंने कहा था ना कि ये स्टोर है। यूना जो कपड़े नहीं पहनती है वो मैंने यहाँ पर रखवा दिए। तब चेयरमैन उसे धक्का देकर दीवार से वॉलपेपर फाड़ देते हैं और वहाँ यूना के ड्रॉ किए हुए पिक्चर देखते हैं, जो कि उसने दीवारों पर उन 12 सालों में बनाए थे जब जिमी ने उसे वहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। ऐसे में भी जिमी खुद को इनोसेंट दिखाती है कि यूना बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। कुछ बोलो तो मुझे काटती थी, पढ़ाई नहीं करती थी और चीज़ तोड़ती रहती थी। तब वो खुद ही इस रूम में आ गई। उसने खुद को ब्लॉक कर दिया तो मैं क्या करती? मुझे लगा कि शायद यही उसके लिए सही होगा। लेकिन इस बार चेयरमैन उसकी बातों में नहीं आते। वो अब उसकी हरकतों को समझ चुके थे, इसलिए गुस्से में उसे जोर का थप्पड़ मारते हैं। उन सारी मेट पर गुस्सा करते हैं कि तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम तमाशा देख रहे थे? मेरी बेटी की लाइफ को डिस्ट्रॉय करके तुम्हें क्या मिला? इसलिए उन्हें सामान पैक करके यहाँ से जाने को बोल देते हैं और जिमी को भी जाने को कह देते हैं। पर वो इतनी बेशर्म थी, उसे अभी भी शर्म नहीं आ रही थी। कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और बिना किसी वैलिड रीजन के मैं नहीं जाने वाली। मुझे नहीं पता कि आपने क्या सुना, आपको पता नहीं किसने क्या कहा, लेकिन मैं हमेशा से यूना के लिए अच्छी रही। फिर यूनगिल पर बात डालने लगती है कि जरूर आपको यूनगिल ने भड़काया होगा। आपको नहीं पता कि वो किस तरह का घटिया लड़का है। उसने यूना को किडनैप किया और पैसों की डिमांड की। हमारी कंपनी और आपकी रेपुटेशन की वजह से मैंने पुलिस से कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए मैंने अपने लॉयर को भेजा था उससे बात करने के लिए, लेकिन वो पैसे लेकर भाग गया। अब उसे लगा था कि उसके आदमी ने इतने में तो यूनगिल का काम खत्म कर दिया होगा, लेकिन वो तो यहीं पहुंच जाता है। उसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसके लोग यूनगिल को लेकर जा रहे थे तब अचानक से वहाँ चेयरमैन का असिस्टेंट पुलिस लेकर पहुंच गया। इससे वो लोग भाग गए और यूनगिल बच गया। चेयरमैन का असिस्टेंट गेस्ट हाउस से ही यूनगिल को पीछा कर रहा था और उसने उनकी वीडियो बना ली थी प्रूफ के लिए। असल में यूनगिल ने चेयरमैन को फैक्स भेजा था, इस वजह से उन्होंने अपनी बिजनेस ट्रिप कैंसिल करके वापस यहाँ पर आ गए। अब जिमी को यहाँ से बाहर जाने के लिए वैलिड रीजन चाहिए था ना, तो चेयरमैन ने उसकी तैयारी भी कर ली थी। उसे वो सारी रिपोर्ट्स दिखाते हैं जिसमें उसने स्कूल में बहुत सारे स्कैम किए थे, ब्लैक मनी रखने के लिए एक फेक कंपनी बनाई थी और उस पर यूना को किडनैप करने, उसे अब्यूज करने का इल्जाम लगाया। मतलब जिमी का खेल अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। वहाँ दूसरी तरफ यूना सारे बोर्डिंग हाउस के गेस्ट के लिए खाना बनाती है, लेकिन खाना टेस्टी नहीं था, तो सब लोग खाने से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाकर भागने लगते हैं। पर यीचेन चुपचाप से खाना खा रहा था। ये देखकर यूना बहुत खुश होती है। तभी यीचेन को यूनगिल का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उसके डैड वापस आ गए हैं, इसलिए यूना को वापस घर लेकर आ जाओ। इस बात से यीचेन को खुशी भी थी, लेकिन बुरा भी लग रहा था कि अब वो उसके घर से चली जाएगी। फिर वो उसे छोड़ने के लिए जाता है। उसे कहता है कि तुम्हारा जब भी मन करे वापस से हमारे साथ रहने के लिए आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद उसे छोड़कर जाने लगता है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वो अकेले नहीं जाना चाहती थी। तो वो भी उसके साथ अंदर जाता है और फिर चेयरमैन से अकेले में बात करने के लिए कहता है। उन्हें कहता है कि मेरी दादी साइन लैंग्वेज नहीं जानती, लेकिन वो दिन भर यूना से बात करने की कोशिश करती रहती थी। इससे मुझे ये समझ आया कि अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। फिर उन्हें अपनी साइन लैंग्वेज वाली बुक देता है कि अगर आपको भी उससे बात करनी है तो आपको भी सीखना होगा। मुझे मेरे डैड का प्यार नहीं मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यूना को उसके डैड का प्यार जरूर मिलेगा। इसके बाद वो जाने लगता है। तब चेयरमैन उसे इस बुक के लिए थैंक्स करते हैं। इसके बाद वो और यूनगिल दोनों वापस घर आते हैं। तब यीचेन उससे कहता है कि तुम्हें भी वापस जाना चाहिए। कब तक अपनी परेशानियों को इग्नोर करते रहोगे? अपने डैड को बता दो कि तुम पढ़ने के लिए अब्रॉड नहीं जाओगे, तुम्हें म्यूजिक पसंद है। इससे उसे 2023 का वो टाइम याद आता है जब उसने म्यूजिक के लिए अपने डैड से लड़ाई की थी। वो याद करके यूनगिल को रोना आ रहा था और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। अब यूना के जाने से दादी माँ बहुत परेशान थी। वो खाना भी नहीं खा रही थी। तभी यीचेन उन्हें मनाने लगता है और उनके पास जाकर लेट जाता है। ऐसे में यूनगिल भी उनके पास चले आता है। फिर रात में यूनगिल की आंख खुलती है तो उसे बाहर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। फिर यीचेन के रूम में जाता है तो देखता है कि वो गाना गा रहा था। वो बहुत सरप्राइज होता है कि तुम्हें ये गाना कैसे पता? वो कहता है कैसे पता है, क्या मतलब, ये मैंने लिखा है। इससे तो यूनगिल और भी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि ये वही गाना था जिसे ओल्ड मैन वीवा ने 2023 में यूनगिल को गिटार कवर करने के लिए दिया था। और तब ये गाना आधा ही था, इसलिए उसे पूरा करने के लिए उन्होंने कहा था। पर उन्हें उस टाइम इस गाने के राइटर के बारे में पता ही नहीं था। तो अब यूनगिल को पता चलता है कि इसका मतलब इस गाने को मेरे डैड ने लिखा था। लेकिन मिस्टर वीवा को इस बारे में कैसे पता चला? उनके पास ये गाना कैसे पहुंचा? उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये चैन ने ये लिखा है। उसे कहता है कि हम तो परफॉर्मेंस के लिए शाइनिंग गाने को गाने वाले थे ना, तो ये कब लिखा? तो वो कहता है कि कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद मैं बैंड छोड़ने वाला हूँ, इसलिए ये मेरा आखिरी गाना है। वो चौंक जाता है कि क्यों? तब वो बताता है कि मैं कॉलेज जाऊंगा क्योंकि दादी का यही सपना है, तो मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आखिरी बार ये गाना बना रहा हूँ। तब यूनगिल गाना कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करता है। इसके बदले वो उसे 2 प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि पहले तो ये कि कोई भी इस गाने को सुन ना पाए, किसी को भी इस गाने के बारे में पता नहीं चल पाए जब तक कि तुम फेस्टिवल में पार्टिसिपेट ना करो, और दूसरा ये चीज़ कि कल तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगे, घर पर रहोगे। पर इस बार बिना कोई सवाल किए यीचेन उसकी बात मान लेता है। तो वो भी सरप्राइज होता है कि तुम मेरी बात इतनी आसानी से कैसे मान गए, रीजन भी नहीं पूछा। तो वो कहता है कि मुझे पता है तुम जो भी मुझे करने को बोलते हो वो मेरे भले के लिए बोलते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी बात मान ली। इसके बाद वो गाना बनाने लग जाते हैं।
अब अगले दिन मेमोरियल डे था। दादी माँ ने सब गेस्ट के लिए नाश्ता बनाया था और वहाँ यीचेन अपने रूम में अपने बनाए हुए गाने को रिकॉर्ड करा था। दादी उसे भी खाने को बुलाती है। इतने में बैंड के बाकी मेंबर्स भी पहुंच जाते हैं। दादी माँ ने उनके लिए भी खाना बनाया था। सब लोग खाना खाते हैं। तब माजू को देखकर यूनगिल को वो बात याद आती है कि जब यीचेन के एक्सीडेंट के बाद उसे रिग्रेट हुआ था कि वो यीचेन के साथ क्यों नहीं रहा। इसलिए वो उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज तुम यीचेन के साथ रहोगे, एकदम गोंद की तरह, और सिर्फ आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। वहीं ओयुन ने भी अपनी ड्यूटी संभाल ली थी। वो उस एक्सीडेंट वाली जगह के आसपास नजर रख रही थी। उन्होंने उस रास्ते के बारे में भी सोचा था कि कैसे यीचेन मिस्टर चोई से मिलने जाएगा, तो वो पूरे रास्ते पर नजर रखेंगे। तब वहां पर वो बच्चा भी आता है जिसे बचाने की वजह से यीचेन का एक्सीडेंट हुआ था। ओयुन उस बच्चे को पहले ही संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी रोड के बीच में चला जाता है और इससे वहां पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। पर एक्सीडेंट में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसलिए ओयुन जल्दी से यूनगिल को गुड न्यूज़ देती है कि एक्सीडेंट भी हो गया है और सब कुछ नॉर्मल हो गया, यानी कि सब ठीक हो गया है। इस न्यूज़ से तो यूनगिल बहुत रिलैक्स होता है कि चलो अब सब कुछ ठीक हो गया है। फिर वो उसे भी गेस्ट हाउस बुलाता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे अभी एक और चीज़ चेक करनी है, और फिर पहुंच जाती है मिस्टर चोई से मिलने के लिए, ये देखने के लिए कि उस दिन उनसे मिलने कौन आया था जिसकी वजह से उन्होंने यीचेन से मिलने से मना कर दिया था। तभी सेयोंग वहां से बाहर आती है, तो उसे देखकर ओयुन बहुत ज्यादा चौंक जाती है, फटाफट से छुप जाती है। लेकिन वो सरप्राइज देख के इसका मतलब वो मॉम थी जो यहाँ आई थी। फिर उसका पीछा करती है तो उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने बताया था कि एक बार वो कोरिया वापस आने के लिए अमेरिका से भाग गई थी, और तब वो अपने बायोलॉजिकल डैड से मिलने आई थी, क्योंकि उसके पास उनसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं पाई। और फिर उसके बाद वो बस उनके फ्यूनरल पर वापस आई थी। वो समझ जाती है कि मतलब मिस्टर चोई उसके दादाजी हैं। फिर जब उसका पीछा कर रही थी तो सिग्नल की वजह से वो उसे खो देती है। फिर शाम को यूनगिल उससे मिलने के लिए जाता है, तब उसे पता चलता है कि सेयोंग उस दिन अपने डैड से मिलने वापस कोरिया आई थी, और वो वही थी जो उस दिन मिस्टर चोई से मिली थी। वही उसके असली डैड हैं, यानी कि उसके दादाजी। वो समझ आता है कि इसका मतलब मिस्टर चोई कोई और नहीं बल्कि ओल्ड मैन बीवा ही है। और वहाँ दूसरी तरफ बैंड के मेंबर्स यीचेन का गाना सुन लेते हैं। माजू तो कैसेट भी निकाल देता है कि मिस्टर चोई को सुनाएंगे, लेकिन तभी यीचेन वहाँ आ जाता है और कैसेट छीनकर कहता है कि तुम ये गाना नहीं सुन सकते, ये गाना मैंने और यूनगिल ने साथ मिलकर बनाया है। गाने का टाइटल था सॉन्ग फॉर यू। पर सबको म्यूजिक बहुत पसंद आता है, कहते हैं कि सबको इस बारे में पता चलना चाहिए। वो फिर भी मना कर रहा था कि किसी को नहीं बताना, लेकिन ये खुरापाती लोग पहले तो उसे पकड़ लेते हैं। फिर माजू उसके हाथ से कैसेट लेकर मिस्टर चोई को दिखाने के लिए भाग जाता है। उधर यूनगिल ओवन को बताता है कि हम पास्ट में पहले भी मिल चुके हैं। वो पूछती है कब और कैसे। वो बताता है कि जब तुम्हारी मॉम ने मुझे वो गिटार दिया था, कि जो तुम्हारे दादाजी ने मेरे लिए छोड़ा था, तब मैंने वहाँ तुम्हारी फोटो देखी थी, और उससे पहले हम उनके फ्यूनरल वाले दिन मिले थे, जिस दिन वो उनकी मौत की खबर सुनने के बाद शॉप के बाहर रो रहा था। ओवन को भी याद आता है कि इसका मतलब वो तुम थे, लेकिन तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। तब यूनगिल बताता है कि वो मेरे मेंटोर थे, उन्होंने ही मुझे गिटार सिखाया था, उन्होंने मुझे बताया कि म्यूजिक का असली मतलब क्या होता है। उन्हें याद करके यूनगिल बहुत इमोशनल हो जाता है और उनसे मिलने के लिए स्टोर की तरफ भागता है। वहीं माजू भी कैसेट लेकर मिस्टर चोई की शॉप के बाहर पहुंच गया था कि तभी यीचेन भी उसके पीछे पीछे यहाँ पहुंच जाता है। उसे पकड़ने की कोशिश करता है, उससे कैसेट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन माजू कहता है कि हमने सुन लिया है तो उन्हें भी सुनने दो। तभी उसे उसके डैड का एक अर्जेंट मैसेज मिलता है, इसलिए उसे जाना पड़ता है। पर वो यीचेन से कहता है कि प्लीज उन्हें अपना गाना सुना दो। फिर वहां से चला जाता है। अब यीचेन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, और यूनगिल भी भागते हुए यहीं आ रहा था। तो उसे याद आता है कि किस तरह ओल्ड मैन वीवा ने उसकी हेल्प की थी। तब रास्ते में अचानक से एक कार तेजी से उसकी तरफ आने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि तभी कोई उसे धक्का दे देता है। वो तो बच जाता है, लेकिन उस दूसरे का एक्सीडेंट हो जाता है। यूनगिल पीछे मुड़ता है तो वो कैसेट एक तरफ पड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ था खुद यीचेन, यानी कि उसने उसे धक्का दिया, उसे बचा लिया। यूनगिल जब यीचेन को अपने सामने खून से लथपथ देखता है तो उसे गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगता है। इस एक्सीडेंट को रोकने के लिए उसने इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। वो उससे सॉरी बोलने लगता है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।